ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है। और वो टॉपिक है आने वाले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ये 3 महीने का सफर धनु के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको ये अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। और यकीन मानिए जो 3 महीने का सफ़र है इसमें बहुत बहुत प्रमुख बदलाव ग्रहों की स्थिति में आने वाले हैं। जहाँ 3 महीनों की जो सबसे विशेष चीज़ होगी वो होगा राहु केतु का राशि परिवर्तन, जो कि 18 महीने बाद हो रहा है। वहीं शनि मार्गी भी हो जाएंगे, सूर्य नीच के होंगे, बुध उच्च के होंगे, और कहीं ना कहीं साल के अंत तक जाते जाते बुध मार्गी होकर पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। अंगारक योग बनेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, गुरु अतिवक्र स्थिति में आ जाएंगे। इसके साथ ही मंगल स्वराशि के होंगे। मंगल और शनि ये परस्पर केंद्रादि योग बनाएंगे और एक दूसरे को देखेंगे, ये भी बहुत प्रमुख चीज़ होती है। इसके साथ ही शनि और सूर्य यानी कि पिता और पुत्र भी एक दूसरे के साथ केंद्रादि योग बनाएंगे। ये बहुत शुभ भी होता है और जीवन में बड़े बदलाव भी लाता है। तो देखते हैं आने वाले इस 3 महीने के कालखंड में क्या क्या बड़े बदलाव आपके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों के लिए ही राशिफल ये रहेगा। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा ये मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो बहुत सटीकता बैठती है, बहुत रिलेटिबिलिटी रहती है। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको गाइडेंस प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना जीवन में बहुत बड़े और बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पर बृहस्पति और शनि महाराज को छोड़ दिया जाए तो हर ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, और ऐसा आम तौर पर नहीं होता। जो शुरुआती 3 दिन है वहीं पर 3 राशि परिवर्तन हो रहे हैं। पहली तारीख को बुध, दूसरी को शुक्र और तीसरी को मंगल। महीने के मध्य भाग में सूर्य और महीने के अंत में राहु केतु। ऐसा इसलिए भी है कि अगस्त का महीना जहाँ पर बहुत सारे ग्रह वक्री होना शुरू हो गए थे, इसीलिए किसी भी ग्रह ने सूर्य को छोड़कर सितंबर के महीने में राशि परिवर्तन नहीं किया। इसलिए अगस्त का महीना कई लोगों के जीवन में उथल पुथल लेकर आया होगा, और सितंबर का महीना स्थिरता वाला होगा। और अक्टूबर का महीना वो है जहाँ पर जीवन पुनः पटरी पर वापस आएगा और कई अचीवमेंट्स, कई उपलब्धियाँ आप अवश्य अपने जीवन में ला पाएंगे। इस महीने की शुरुआत हम राहु केतु से ही करेंगे। अवश्य राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को हो रहा है, और जो प्रभाव है उनका वो कहीं ना कहीं नवंबर से ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि जिन भावों को छोड़कर जाने वाले हैं उसके संबंध में क्या रिजल्ट दे सकते हैं राहु केतु। देखिए, राहु केतु का क्या होता है कि ये जिस भाव को छोड़ते हैं उसके संबंध में भी कुछ रिजल्ट देते हैं। राहु जहाँ मिश्रित प्रभाव देते हैं, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, केतु कहीं ना कहीं कुछ बहुत सुखद अनुभव देकर जाते हैं, क्योंकि केतु जहाँ पर भी बैठते हैं थोड़े से चीज़ों को बांध देते हैं। अब केतु आपके लाभ स्थान में यानी कि 11वें भाव में थे पिछले 1.5 साल से, यानी कि अप्रैल 2022 से। केतु चेंज के प्लैनेट हैं, केतु सूक्ष्म ग्रह हैं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री से, अगर आप कोडिंग, अगर आप डेटा, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा, जहाँ पर भी तकनीक आ गई, जहाँ पर भी सूक्ष्मता आ गई, जहाँ पर भी रिसर्च आ गया, इन सारी फील्ड में यदि आप थे तो आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। केतु को हमेशा नकारात्मक नहीं कहना चाहिए, लेकिन केतु उन्हीं को अच्छा रिजल्ट देता है जो चेंज लाते हैं, क्योंकि केतु चेंज के प्लैनेट हैं। तो अगर आपने अपने आप में पिछले 1.5 साल में बदलाव लाया होगा तो बहुत स्वाभाविक है कि आपने पिछले 1.5 साल में अपने कार्य क्षेत्र में, स्पेशली जो सारे मैंने एरियाज़ बताए, उसमें आपने कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त किया होगा। लेकिन फिर भी जब 11वें भाव में केतु बैठते हैं तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती। कई ऐसी आपकी इच्छाएं होंगी जो पिछले 1.5 साल में पूर्ण नहीं हो पाई, जो बहुत आवश्यक थी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई। यकीन मानिए, जो केतु महाराज आपके लाभ स्थान को छोड़कर जाने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छे बदलाव लेकर आने वाले हैं। कई ऐसी इच्छाएं आपकी आने वाले कुछ
समय पूर्ण हो जाएंगी जिनके बारे में आपने उम्मीद छोड़ दी थी। और क्योंकि 10वें भाव में जाने वाले हैं तो कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आपके अवश्य आने वाले हैं। राहु पंचम में थे, कहीं ना कहीं राहु जब पंचम में होते हैं या धन के संबंधित किसी भी स्थान में होते हैं तो धन में वृद्धि अवश्य होती है। क्यों? क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, अभी लक्ष्मी स्थान में थे तो धन की वृद्धि अवश्य हुई होगी। लेकिन राहु पंचम में व्यक्ति को बहुत ओवर थिंकिंग करवाते हैं। आप पिछले 1.5 साल से अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, आप पाएंगे कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे। जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं भी होती थी, आपकी जो ये ओवर थिंकिंग की आदत है उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर ही देती थी। वैसे भी धनु के अंदर थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। और पिछले 1.5 साल में यही हो रहा होगा कि आपके ओवर थिंकिंग के कारण कई प्रॉब्लम्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाती होंगी। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में उथल पुथल बहुत हुई होगी। मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अनस्टेबिलिटी होगी। कभी कुछ डिपार्टमेंट बदल जाता है, कभी प्रोसेस बदल जाता है, कभी आपको कोई नया काम दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें भी हो रही होंगी और रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी उत्पन्न हो गई होगी। मैं बहुत बुरा नहीं कह रहा, लेकिन रिलेशनशिप में विश्वास की कमी अवश्य उत्पन्न हुई होगी और जिसकी अंतरदशा दशा इस टाइम पे खराब चल रही होगी, कहीं ना कहीं उन लोगों का ब्रेकअप भी इस 1.5 साल में हो गया होगा। जो रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था उसमें ट्रस्ट इश्यूज आ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें राहु ने आपके पंचम भाव में पिछले 1.5 साल में दी होंगी। अब राहु छोड़कर जाने वाले हैं पंचम भाव को। एक तो धनु के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि जो ओवर थिंकिंग वाली उनकी आदत है वो कहीं ना कहीं कम होगी और एक क्लैरिटी उनके पूरे थॉट प्रोसेस और माइंड में आने वाली है। ये राहु आपको जैसे ही आपका पंचम भाव छोड़ेंगे उसके संबंध में अच्छा रिजल्ट देकर जा सकते हैं। इस महीने अंगारक योग बना रहेगा पूरे महीने मतलब कि 3 तारीख से महीने के अंत तक। क्योंकि मंगल का जब भी राहु या केतु से मिलन होता है तो उसको अंगारक योग कहते हैं। तो मंगल केतु के साथ आकर बैठ जाएंगे 3 तारीख को और ये आपके लिए अंगारक योग बना। अंगारक योग को बुरा नहीं मानना चाहिए, नाम बड़ा ही खतरनाक सा दे दिया गया है, लेकिन इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या है, देखिए मंगल क्या है, साहस है, मंगल परिश्रम है, मंगल लॉजिकल थिंकिंग है, मंगल व्यक्ति की मार्केटिंग स्किल्स है, मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति कितना सकारात्मक है वो है। और केतु क्या है, केतु ज्ञान है। तो जब भी इनका मिलन होता है इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। हर ग्रह अच्छा और बुरा प्रभाव देता है। मैं कई बार मेरे पास कंसल्टेशन आती है तो कोई पूछता है मेरा अच्छा ग्रह कौन सा है, बुरा ग्रह कौन सा है। मैं हमेशा यही समझाता हूँ, हर ग्रह अच्छे के साथ बुरा भी होता है। कोई ग्रह पूरा अच्छा, कोई ग्रह पूरा बुरा नहीं होता। तो जो मंगल केतु का अंगारक योग बन रहा है आपके 11वें घर में धन की वृद्धि के लिए अच्छा है। परिश्रम जो भी करेंगे धन कमाने के लिए उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल केतु कहीं ना कहीं जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं, उनको बहुत लाभ होगा और आपकी जो धन कमाने की लालसा है वो बहुत बढ़ जाएगी। आप पैसा कमाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, भले ही उसका रिजल्ट एकदम ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। और धन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि धन इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं वो वास्तविकता से कोसों दूर होता है। आपके पास धन नहीं होगा ना तो कहीं ना कहीं 2 महीने बाद आपके परिवार वाले भी आपको नहीं पूछेंगे, आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके घर आना बंद कर देंगे। और वहीं जब धन आता है तो हर कोई व्यक्ति आपके पास आना शुरू कर देता है। ये धन की माया है और हम मायावी जीवन में ही जी रहे हैं, हम भ्रम के जीवन में जी रहे हैं, हम भौतिक जीवन में जी रहे हैं और बिना धन के कुछ नहीं होता। जो जब तक इस भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, धन कमाने के अवसर बिल्कुल बंद नहीं करने चाहिए। जहाँ एक अपॉर्चुनिटी आए उस पर लपकना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। और यह अंगारक योग आपके लाभ स्थान में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। ध्यान बस ये देना है कि मंगल का जब केतु के साथ मिलन होता है ना, देखिए कहीं कहीं पर ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि शनिवद राहुवद शनि और केतुवद मंगल, यानी कि राहु शनि के जैसे हैं और केतु मंगल के जैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्वभाव एक जैसा है, नहीं, लेकिन मंगल और केतु का जब मिलन हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत आ जाता है। और अगर लग्न में भी जो राशि है वो अग्नि तत्व वाली है, जैसे कि धनु की है, तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा प्रचुर मात्रा में आता है। तो अपने गुस्से पर आपको पूरे अक्टूबर के महीने में बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आएगा। आपका अपने भाई बहनों से, अपने पति पत्नी से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कई लोगों से झगड़ा हो सकता है। तो ये अंगारक योग का जहाँ एक और अच्छा प्रभाव है, वहीं ये बुरा प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य नीच के हो रहे हैं। सूर्य महीने के मध्य भाग में नीच के हो जाएंगे और सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में नीच के हो रहे हैं।
लाभ स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे नीच का ग्रह, वक्री ग्रह अच्छे प्रभाव देता है। हर जगह पर नीच का ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, बल्कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ। समझना पड़ता है कि नीच का ग्रह बुरा किस चीज़ में होता है। नीच है यानी कि जो उसके नेगेटिव कारकत्व हैं वो उभर कर सामने आते हैं। तो सूर्य जब नीच के हो जाएंगे, धन कमाने में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अगर प्रमोशन आदि आपकी रुक रही थी उसके लिए अच्छा है। लेकिन नीचता भी है, सूर्य की नीचता भी होगी। पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। कारण क्या है, ना केवल कारक हैं वो पिताजी के, आपके लिए नवम भाव के स्वामी भी हैं। आपके बॉसेस से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। बॉसेस के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपके ऊपर जो लोग काम करते हैं, जो आपके ऊपर ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है। सरकार से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और पिताजी की तबीयत भी इस महीने मध्य भाग के बाद जैसे ही सूर्य आपके लिए नीच के होंगे बिगड़ सकती है। कारण क्या है कि यहाँ पर वो केवल नीच के नहीं हो रहे, वो केतु के साथ भी आ रहे हैं। और केतु के साथ जब भी सूर्य आते हैं तो उन पर ग्रहण लग जाता है। मैं वो नॉर्मल वाले ग्रहण की बात नहीं कर रहा, ये ग्रहण दोष की बात कर रहा हूँ। और वो नॉर्मल वाला ग्रहण जो सूर्य ग्रहण साल में 1 या 2 बार होता है, वो भी इस महीने ही होने वाला है और वो होगा 14 अक्टूबर को। किस भाव में आपके उस टाइम सूर्य हैं या चंद्रमा है, जिसकी भी बात करें, जैसे इस बार हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य किस भाव में होंगे, वो भाव बहुत अफेक्टेड रहेगा आने वाले लंबे अरसे तक। आपके लिए सूर्य कहाँ पर, सूर्य ग्रहण कहाँ पर लग रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपके लिए सूर्य 10वें घर में लग रहा है। अब यहाँ पर अच्छा क्या हो सकता है, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, जो लोग करियर में कुछ चेंज लाना चाह रहे थे। कई बार होता है कि व्यक्ति सपोज एक चीज़ में काम कर रहा है, उसको लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ लिया या कोई कोर्स कर लिया या कहीं से नॉलेज गेन कर ली तो प्रोसेस बदल जाएगा। अगर आप वैसा कुछ करना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो ग्रहण आपके 10वें घर में लग रहा है, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। क्या प्रॉब्लम्स ला सकता है, एक तो आपका नाम खराब करने का प्रयास होगा। आप देखेंगे जानबूझकर आने वाले 3 महीनों में आपके नाम को खराब करने का प्रयास होगा। 3 महीने नहीं बल्कि ये तो लंबा चलेगा। आप अच्छा भी काम करेंगे, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। वहीं आप देखेंगे आपके सामने कोई व्यक्ति जो कुछ मामूली सा कार्य कर देता है, उसके लिए कितना उत्साह दिखाया जाएगा। ये सब आपके कार्य क्षेत्र में होगा। थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है, आपको बस धैर्य बनाकर रखना है। अगर आपने धैर्य रखा, अगर आप अपने आप में बदलाव ला पाए तो कहीं ना कहीं ये जो सूर्य ग्रहण है ये आपको अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन अगर नहीं ला पाए तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उलझ के रह जाएंगे। और ये जो ग्रहण है 4थे घर को भी देख रहा है। माता जी की सेहत का भी आपको 6 महीने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अक्टूबर से लेकर नवंबर तक यहाँ पर आपको उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस महीने की बहुत विशेष चीज़ ये होगी कि बुध जो आपके 10वें और 7वें घर के स्वामी हैं वो उच्च के हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बुध अपनी सामान्य स्पीड में पहुंच जाएंगे तो 1 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन उनका होने लग जाएगा। तो बुध जैसे ही आपके लिए उच्च के होंगे, कार्य क्षेत्र में महीने की शुरुआत से मध्य भाग तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और बुध क्योंकि उच्च के हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और बहुत विशेष जाने वाला है। और बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे तो वो पुनः आपके 11वें घर में चले जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का यहाँ पे योग बनने वाला है। केतु, सूर्य और मंगल, इनके साथ बुध का वहाँ पे युति हो जाएगी। और क्योंकि बुध आपके लिए 7वें और 10वें घर के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में इनकम बढ़ने की या बिजनेस में इनकम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी इस पूरे महीने बनी ही रहेगी। इस महीने की एक विशेष चीज़ ये होगी कि शुक्र और शनि का आमना सामना हो जाएगा। शुक्र अष्टम को छोड़कर, जिसमें वो परेशान रहते हैं, उसको छोड़कर वो अपने नवम भाव में आ जाएंगे, आपके लिए नवम भाव में। और जैसे ही शुक्र नवम भाव में आते हैं, व्यक्ति के पास भौतिक चीज़ों का आगमन शुरू हो जाता है, लग्जूरियस चीज़ों का, धन का, ऐश्वर्य का। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। और शुक्र और शनि का आमना सामना व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकालता है। कारण यह है कि शुक्र और शनि एकदम विपरीत ग्रह हैं। शनि आइसोलेशन है, शनि को अकेलापन पसंद है। शुक्र क्या है, शुक्र तो लैविश है। शुक्र बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरीज कारें। शनि क्या कहता है, मैं तो पैदल चले जाऊँगा। बहुत बहुत अंतर है, लेकिन दोनों मित्र हैं। और जब इनका आमना सामना होता है तो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जो भी करता है उसको उसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो अक्टूबर के महीने में कंफर्टेबल नहीं रहना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और कुछ ना कुछ प्राप्त आपको करना है। और बहुत संभावना है कि भाग्य आपको साथ देगा, क्योंकि
धन के कारक, ऐश्वर्य के कारक, हर सुख समृद्धि के कारक शुक्र इस महीने आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। बृहस्पति अति वक्र हो जाएंगे। बृहस्पति सितंबर में वक्री हो गए थे, अति वक्र हो जाएंगे, यानी कि बहुत तेज गति से पीछे भागेंगे। यहाँ पर ध्यान बस ये देना है कि वो आपके लग्न के स्वामी हैं। वैसे तो अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन लग्न के स्वामी होने के नाते सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा और इम्पल्सिव मत होइएगा। ये महीना बहुत बार आप परेशान होकर कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति अति वक्र हो रहे हैं पंचम में। एकदम ऑपोजिट थॉट में जाकर आप कोई निर्णय ले लेंगे और वो आपको परेशानी देगा। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन सेहत का और कोई भी इमीडिएट अर्जेंट डिसीजंस आपको नहीं लेने, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो इस महीने थोड़ा वेट आपका बहुत जल्दी बढ़ सकता है। लीवर की प्रॉब्लम ऑलरेडी कोई है तो परेशानी बढ़ेगी। पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम में आपको तंग करेगी, और इसके साथ ही आपको नींद ढंग से पूरे महीने नहीं आने वाली। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना तो बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि ये वो महीना है जहाँ से राहु केतु अपना प्रबल रूप दिखाना शुरू कर देंगे, अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत भी इस महीने की राहु केतु से ही करेंगे। अब केतु आपके 10वें घर में आकर बैठ गए। केतु, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं जो लोग कोडिंग आदि करते हैं, टेक्निकल फील्ड के हैं, कहीं भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केतु आपके 10वें घर में आ गए, तो जो भी इस टेक्निकल फील्ड में है उनके लिए अब ये जो 1.5 साल का गोचर रहेगा केतु का, अच्छा रहेगा। बस बात आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को बदलते रहेगा, परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक चीज़ है कि केतु का 10वें घर में आना आपके ऊपर वर्क प्रेशर, वर्क लोड बहुत डालने वाला है, और वो अच्छा भी होता है। अगर हम काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए तो कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए तो कर रहे हैं। काम पे कोई बस बैठने के लिए तो ना जाता है। काम करिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, सीखिए। तो ये जो 1.5 साल हैं केतु के, आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। केतु बदलाव लाते हैं, केतु को झंडा भी कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने केतु को समझ लिया तो वो अपना झंडा गाड़ता है, ऐसे ही नहीं केतु को झंडा कह देते हैं। तो केतु जब किसी भी भाव में आते हैं, जो व्यक्ति सूक्ष्म तरीके से अपने आप को समझता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव सूक्ष्मता के साथ लाता है, वो अवश्य आगे बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल हाथ पर हाथ धर के बैठता है तो वो वहीं रह जाता है। इसलिए केतु को समझना चाहिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि राहु केतु के लिए अलग अलग जो वीडियोस हैं वो जल्दी ही लाऊं। थोड़ा सा समय मेरे को आजकल कम मिल रहा है, लेकिन प्रयास मेरा अवश्य रहेगा कि बहुत जल्दी ले आऊँ। राहु आपके 4थे घर में आ गए। इसका सबसे पहला स्पष्ट रूप तो ये है कि जो लोग विदेश में जाना चाहते थे लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि घूमने के लिए चले गए 1 हफ्ते के, नहीं, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए जो अभी का 1 महीना नहीं, आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है? राहु विदेश के कारक है। 4था भाव हम कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए भी देखते हैं। आप कहाँ पे रहेंगे, आपका स्थान कहाँ रहेगा, आपका उस टाइम पर जब राहु का गोचर हो रहा है, या फिर टेम्पररी ही कहिए कि कहाँ पे आप रहेंगे। अभी हम केवल क्योंकि गोचर की बात कर रहे हैं, जब कुंडली देखते हैं तब भी कहीं ना कहीं लग्न के साथ 4थे भाव को भी देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए। लेकिन अभी भी क्योंकि राहु आपके 4थे घर में आ रहे हैं, तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे किसी भी काम के लिए, जॉब, बिजनेस, स्टडीज़, उनके लिए सबसे अच्छा ऑफर है, सबसे अच्छा ये मौका है, क्योंकि राहु 4थे घर में रहकर आपके निवास को बाहर रहने के लिए बहुत फेवरेबल कर देंगे। तो जो लोग विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करना चाहते थे बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में थे लेकिन परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल रहा था, सबसे अच्छा ये समय आपका स्टार्ट हो रहा है। ट्राई कीजिए, आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना इस टाइम पे है। यह आपके लिए बहुत विशेष और अति विशेष दिख रहा है। लेकिन राहु घर भी छुड़वाता है, तो जो लोग अपने घर में बहुत सेटल थे पिछले कुछ टाइम से, हो सकता है उनको किसी कारणवश इस लंबे अरसे में बार बार अपने घर को किसी कार्य के लिए छोड़ना पड़े। ध्यान ये देना है कि राहु का 4थे घर में आना माता जी के लिए थोड़ा बुरा होता है। अगर आपकी माता जी को कोई मानसिक विकार है, कोई बुरी बात नहीं होती इसमें, कई लोगों को होता है, प्रॉब्लम्स होती है। आज का समाज ऐसा है कि हर तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक रोग से ग्रसित है, बस पता नहीं होता। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। जब वो कहीं डायग्नोसिस कराने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ वो डिप्रेशन से जा रहे हैं। और आज भी हमारे देश में इन चीज़ों का मजाक बनाया जाता है। खैर वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी माता जी को कोई मानसिक विकार है, उनका ध्यान दीजिएगा।
इवन आपको भी यदि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको कुछ एंग्जाइटी के इश्यूज़ है, आपको कोई और प्रॉब्लम है, अपना ध्यान मानसिक रूप से बहुत दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न बहुत लो फील करना शुरू कर देंगे और वहाँ से आपको बचना है, उस जोन में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ये राहु का प्रभाव होता है। इस पर विस्तृत वीडियो में अवश्य बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वो टॉपिक है। इसके साथ शनि मार्गी हो जाएंगे, शनि आपके तीसरे घर में मार्गी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए अच्छा है। तीसरे घर के शनि जो वक्री होते हैं बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन चीज़ों को डिले कराते हैं। आपके बहुत सारे कार्य पिछले जून से डिले होना शुरू हो गए होंगे और पता ही नहीं चलता होगा कि कारण क्या है। दूसरा, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो रही होगी। आपका अपने दोस्तों से या भाई बहनों से भी संबंध थोड़ा बिगड़ गया होगा, कलीग से संबंध बिगड़ गया होगा, बॉसेस से संबंध बिगड़ गया होगा। तो उन सब चीज़ों को पुनः ठीक करने के लिए शनि मार्गी हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में प्रयास कीजिएगा। इस महीने सूर्य और मंगल की युति हो जाएगी आसपास में, क्योंकि सूर्य का भी और मंगल का भी महीने के मध्य भाग के थोड़ा सा बाद में राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके लिए चले जाएंगे 12वें घर में और सूर्य भी आ जाएंगे 12वें घर में। मंगल का 12वें घर में आना आपके लिए ठीक होता है। कारण क्या है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, सूर्य भी 12वें घर में आ जाएंगे और मंगल और सूर्य की युति 12वें घर में, यानी कि विदेश से संबंधित काम करने में पुनः आपको सक्सेस मिलेगी। कारण क्या है, सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी 12वें घर में जा रहे हैं। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस आदि का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और यदि आप किसी यात्रा पे भी जाना चाहते थे, मैं केवल विदेश की बात नहीं कर रहा, कभी कभी व्यक्ति का मन होता है कि देश में ही किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जाए, किसी तीर्थ स्थल पे जाया जाए, क्योंकि 12वां स्थान जो स्थान है वो मंदिर भी बताता है, वो मठ बताता है, वो जो तीर्थ के बड़े बड़े स्थल होते हैं वो बताता है, वो जो आश्रम बताता है। तो बहुत संभावना है कि नवंबर के महीने में आपको किसी भी ऐसे बड़े स्थान पर नवंबर और दिसंबर में आपको जाने का अवसर मिले। और अगर ऐसा अवसर मिलता है तो अवश्य जाइएगा, क्योंकि ये ऊर्जा के स्थल होते हैं। आप किसी भी बड़े तीर्थ स्थल पर जाके आइए, आप खुद देखेंगे कि अगले 2-3 महीने आप बहुत ऊर्जात्मक हैं, सकारात्मक है, क्योंकि वो ऊर्जा के स्थल होते हैं। भले वो काशी कहिए, भले वो उत्तराखंड के इतने सारे जो तीर्थ स्थल हैं, हिमाचल के तीर्थ स्थल हैं, देश भर में हमारे तो हैं, जहाँ पर भी आपको जाने का अवसर मिलता है अवश्य जाइएगा, क्योंकि उसके योग आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। अच्छा, इस महीने एक और चीज़ होगी, वो होगा कि शुक्र और केतु की युति हो जाएगी। अब शुक्र और केतु की युति सबसे पहले जो प्रभाव लाएगी सबके लिए वो होगा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। ये महीना थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई लोगों के ब्रेकअप होंगे, कई लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन नीच के शुक्र जब 10वें घर में आते हैं तो आउट ऑफ द ब्लू व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखिएगा कि जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर आपको लपकना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही नवंबर का महीना अच्छा किसी का भी नहीं जाने वाला, बल्कि अधिकतम लोगों का, जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी और ख़राब चल रही है, उनके लिए तो बात और बिगड़ सकती है। इसके साथ ही जो महीना है यहाँ पर बहुत प्रमुख चीज़ होगी, मंगल और सूर्य दोनों का ही शनि से केंद्रादि योग बनना। केंद्रादि योग कब बनता है? जब दो ग्रह आपस में केंद्र में होते हैं, यानी कि 1, 4, 7, 10 में होते हैं एक दूसरे से। शनि और सूर्य का केंद्रादि योग बनना, यानी कि कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, कुछ गवर्नमेंट के कार्य अटक रहे थे, वैसे कुछ आपका लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, कुछ भी जो कार्य अटक रहे थे उसको पूरा करने के लिए नवंबर का महीना मध्य भाग के बाद से जो एक महीना है बहुत अच्छा है। अच्छा, मंगल और शनि की परस्पर दृष्टि है और ये बार बार नहीं होता, ये कहीं ना कहीं 1.5 साल में 2 बार ही हो पाता है। कब होता है? या तो मंगल और शनि समसप्तक होते हैं या फिर एक दूसरे से 4-10 में होते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी, मंगल की चौथी शनि पर रहेगी। तो यहाँ पर अच्छा क्या होगा, क्योंकि शनि आपके धन स्थान के स्वामी है और मंगल आपके पंचम स्थान के स्वामी है, तो एक तो धन बढ़ेगा, दूसरा पुनः 12वें घर का आ गया, तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनका भी धन बढ़ेगा। और इसके साथ ही जो मंगल है वो जब शनि पर प्रभाव डालेंगे, तो शनि कहाँ बैठे हैं? शनि तीसरे घर में बैठे, जो मंगल का सबसे प्रियतम स्थान है। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये नवंबर के महीने के मध्य भाग के बाद कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं होगी। और जब धनु में कॉन्फिडेंस आता है तो धनुर्धर है ना, वो तो एक क्षत्रिय है, वो कहाँ उनको कोई रोकने वाला है। तो नवंबर के मध्य भाग के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चरम सीमा पर रहेगा और आपको रोकने वाला कोई भी नहीं होने वाला।
तो ये सारे प्रभाव नवंबर के महीने में आपको प्राप्त हो सकते हैं। बुध महाराज की भी बात कर लेते हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं वो नवंबर में भी। पहले वो आपके लिए आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे और उसके बाद महीने के अंत में वो आपके लग्न में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि वो 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं वो इस महीने स्थिर स्वभाव से आपको रिजल्ट देंगे। लग्न में जब आते हैं तो राजयोग अवश्य बनाते हैं, तो उसका भी आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, धन के स्वरूप में महीना अच्छा है। इस महीने सेहत की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस महीने गले के रोग बहुत रहेंगे, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, पीठ में दर्द रहा करेगा, सियाटिका की प्रॉब्लम है, बहुत पेन रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स अत्यधिक तंग करने वाले हैं। बात करते हैं दिसंबर के महीने की। दिसंबर का महीना भी बहुत प्रमुख है। इस महीने भी कई ग्रहों में बदलाव होगा, कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा, और इस महीने का जो सबसे प्रमुख बदलाव है सभी के लिए और प्रमुखतः आपके लिए, वो है बृहस्पति महाराज का मार्गी होना। महीने के अंत में यानी कि 31 दिसंबर को, साल के अंतिम दिन, वो मार्गी हो जाएंगे। और जैसा मैं कहता हूँ हर बार, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है उस ग्रह की बढ़ जाती है, लेकिन लग्न का स्वामी जब वक्री होता है तो सेहत पर प्रभाव पड़ता ही है। तो कई लोगों को सितंबर से दिसंबर तक पेट की प्रॉब्लम्स रहेंगी, वेट बहुत लोगों का बढ़ेगा, मेटाबॉलिक जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है उनको तो प्रभाव ऐसे भी पड़ता है, लेकिन ये वो समय है स्पेशली धनु वालों का जिनका वेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स थोड़ा तंग करेंगे, यानी कि सेहत को लेकर सितंबर से लेकर दिसंबर का जो अंतिम भाग तक का समय है वो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी दिसंबर के शुरुआत से ही, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति धीरे धीरे करके स्थिर होगी, फिर वो महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे। तो दिसंबर का महीना कहीं ना कहीं सेहत को लेकर सुधार आपके लिए अवश्य लेकर आएगा। इस महीने सूर्य और बृहस्पति का नव पंचम योग बन रहा है। ये कब बनता है? जब 2 ग्रह आपस से त्रिकोण में होते हैं, तो बृहस्पति और सूर्य नव पंचम योग में आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे महीने के मध्य भाग में, तो नव पंचम योग स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत शुभ होता है। क्यों? वैसे भी सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र ग्रह हैं, इनकी मित्रता बहुत परम है, और आपके लिए सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी है, बृहस्पति लग्न के स्वामी है, बृहस्पति बैठे हैं पंचम में, एक तरह से 1, 5, 9 इन तीनों भावों को जोड़ रहे हैं। तो ये भाग्यशाली होगा, व्यक्ति धार्मिक भी होगा, भाग्य भी उसका बढ़ेगा, और धर्म के प्रति भी वो बहुत अपना आचरण दिखाएगा। अब धर्म दोनों तरह के, एक धर्म तो वो रिलीजियस बिलीफ है कि आपको पूजा पाठ में आप क्या करते हैं, कैसा आपका आचरण है, कैसा आप ध्यान लगाते हैं, वो सब भी होता है। इसके साथ ही धर्म आपकी ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो आप अपनी कई ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आराम से निभा पाएंगे। आपको नई ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल भी सकती है, और कहीं ना कहीं सूर्य का लग्न में आना और बृहस्पति से दृष्टि देना, यानी कि जो लोग सरकारी जॉब करते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही पद प्राप्ति के लिए भी दिसंबर का महीना अति विशेष है, इस सूर्य और बृहस्पति के नव पंचम योग के कारण। इस महीने सूर्य और बुध की भी युति होगी, जिसको हम बुध आदित्य योग कहते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो बुध हैं वो वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को। तो कोई भी बहुत बड़ा रिजल्ट, कोई भी बहुत बड़ा निर्णय आप दिसंबर के महीने में मत लीजिएगा, स्पेशली अपने आप से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने धन से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे संभावना है स्पेशली 13 तारीख के बाद से कि आप कुछ गलती कर सकते हैं। जो भी निर्णय लेने हैं सुझाव से लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि निर्णय ले ही ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन इतना तेज़ है और आप निर्णय ना लें, लेकिन जो भी निर्णय लें ध्यान से लें, किसी से पूछ के लें, सलाह मशवरा करके लें, चीज़ों को रिसर्च करके लें, तभी इन चीज़ों में आप कोई निष्कर्ष तक पहुंचिएगा। अच्छा, ये जो बुध हैं ये महीने के अंत में यानी कि साल के अंत में पतित भी हो जाएंगे, और क्योंकि आपके लग्न भाव से पतित हो रहे हैं तो ये भी मैं पुनः आपको कहूँगा कि दिसंबर के महीने भी आपको महीने के अंतिम भाग में सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान अवश्य बना कर रखना है। तो ये जो महीने का अंतिम भाग है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। इस महीने के एकदम अंत में एक बहुत प्रमुख राशि परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव अवश्य जनवरी से ज़्यादा आएगा, लेकिन आपके लग्न में मंगल आकर स्थापित हो जाएंगे, और मंगल क्योंकि आपके पंचम के स्वामी हैं लग्न में आएंगे, यानी कि उच्च कोटि का धनयोग और राजयोग बनाएंगे। तो ये सारे प्रभाव आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं। सेहत की बात करें तो जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है, रक्त विकार है,
आँखों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और पुनः स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सारे आपको दिसंबर के महीने में बहुत तंग करेंगे। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है। अक्टूबर के शुरुआती बृहस्पतिवार को, पहले बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। क्या जब भी वीडियो देखें, क्योंकि कुछ लोग स्वाभाविक तौर से बाद में वीडियो देखते हैं, तो जब भी वीडियो देखें और यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो उसके अगले बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करना है और एक चंदन का तिलक, और उस चंदन में थोड़ा सा केसर भी होना चाहिए, यानी कि जिस चंदन को हम घिसते हैं उस टाइम पे थोड़े से केसर के दाने उसमें डालने, और ये बनाकर आपको चंदन से, इस केसर वाले चंदन से शिवलिंग पर एक तिलक लगाना है। और आपको पीले रंग के फूल, कोई भी पीले रंग के आपको फूल प्राप्त हो जाए, वो महादेव को अर्पण करने हैं। 3 बेलपत्र, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, 3 बेलपत्र अर्पण करने हैं। और वहीं पे बैठकर आपको महादेव के सामने 2 घी के दिए और 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। ये सब करने के बाद आपको ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और जो भी ब्राह्मण देवता है उस मंदिर में, उनको कुछ दक्षिणा या कोई मिठाई के साथ कोई दक्षिणा उनको दे के आनी है। कितनी मिठाई, कितनी दक्षिणा, ये आपकी इच्छा, आपकी क्षमता के ऊपर है। और अवश्य, अति अवश्य आपको उसी दिन गौशाला में भी कुछ सेवा करनी है, कुछ दान करना है, दक्षिणा का हो, खाने का हो, वो अवश्य कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी उपाय करें तभी करें जब आपका मन हो, जब आपकी भावना हो, जब आपका विश्वास हो। बिना विश्वास के कोई उपाय, बिना विश्वास के बड़े से बड़ा अनुष्ठान किसी भी काम का नहीं होता। तो उपाय के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे, हर उपाय काम करता है। जो पहले ही ये सोच लेता है कि उपाय किसी काम का नहीं, मैं नहीं कर, बस नाम के लिए करूँगा, उसका कोई भी उपाय, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, व्रत आदि बिल्कुल काम नहीं करते। ये भावनाओं के अंदर आता है सब कुछ। तो भावना के साथ करेंगे, हर उपाय काम करेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।